हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज का जो सेशन है वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सेशन नहीं रहने वाला है, किसी फिजिक्स से रिलेटेड ये सेशन नहीं रहने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं इस चैनल पर आपके लिए फिजिक्स की खूबसूरत क्लासें लेके आता हूँ। मेरी क्लासेस जिस तरीके से आती है रेगुलर उसी तरीके से आती रहेगी, मगर आज के सेशन का पर्पज़ कुछ अलग है, उद्देश्य कुछ अलग है। क्योंकि जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मेरे को कई सारी कॉमन चीज़ें होती है जो जानने को मिलती है, सुनने को मिलती है, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो। मेरे को रेगुलर ये सुनने को मिलता है, मेरे से बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे से बच्चे सजेशंस मांगते रहते हैं कि सर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम स्टडी को बहुत अच्छा खासा टाइम देते हैं, उसके बावजूद हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं वो हमारे को याद नहीं रह रहा। जब आप पढ़ाते हो तो लगता है कि बहुत सही चल रहा है, सब कुछ समझ में आ गया, घर पे जाके पढ़ते हैं तब भी लगता है कि हमारे को सब कुछ समझ में आ रहा है, मगर जब बात आती है अपने आप को वापस रिप्रेजेंट करने की, वापस अपने आप को दूसरों के सामने रखने की, बताने की, तो वहाँ पर हम उसके अंदर फेल हो जाते हैं, हम वहाँ पे अटक जाते हैं, हमारे दिक्कतें आ जाती है। फिर हम अपने आप को हताश कर लेते हैं, निराश कर लेते हैं, डिमोटिवेट कर लेते हैं, सोचते हैं कि यार क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का कि इतना पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। तो आज आपको आपकी इस समस्या का समाधान मिलने वाला है, एकदम से समाधान मिलने वाला है। आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज का जो सेशन है वो किस पर रहने वाला है। आप खुद जानते हो, थंबनेल देख के समझ गए होंगे, क्या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जो कि हर एक बच्चे की 95% बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो यही सोचते हैं कि पढ़ते बहुत है मगर उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो आज मैं प्रकाश सर आप सबको बताने वाला हूं कुछ पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स, जिनकी सहायता से अपन जिंदगी में कभी किसी चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। बस जो मैं बताऊंगा वो आप अच्छे से अगर समझ गए और उसको आपने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो कर लिया तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरी गारंटी, आप जितना पढ़ोगे आपको उतना याद रहेगा, कभी कुछ नहीं भूल पाओगे। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को देखना है और आखिरी तक इस वीडियो को देखना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एक बात मैटर करती है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर वास्तविकता के अंदर अपने आप में सुधार चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको पढ़ा हुआ याद रहे, आप चाहते हो कि आपने जो भी वक्त स्टडी को दिया है उसका आपको फीडबैक मिले, रिटर्न मिले, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें अपने आप के लिए ईमानदार होकर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद रहेगी। तो जी बिना वक्त गवाए आज के मैं इस सेशन को शुरू करता हूं कि किस तरीके से अपन कोई चीज़ को पढ़ें ताकि वो हमारे को याद रहे और भविष्य में अपन को दिक्कत नहीं आए कि यार मैं पढ़ रहा हूं और मेरे को याद नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वास्तविकता के अंदर आप क्या सोचते हो, किसी चीज़ को लेकर कितने सीरियस हो। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉइंट आउट करूंगा और आप सब बच्चों को वो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि आपको यार पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यही जानना है आप लोगों से कि आपका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले तो मुझे यही जानना आप लोगों से कि आपका पर्पस क्या है, आप किस उद्देश्य से सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो। सबसे पहले उद्देश्य, समझ रहे हो मेरी बात। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले उद्देश्य, जिसको अपन कहेंगे पर्पज ऑफ स्टडी। समझ में आई मेरी बात, पर्पज ऑफ स्टडी। बिना उद्देश्य के कोई काम करोगे तो उसका कभी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको तो पता है कि आप पढ़ क्यों रहे हो। इन फ्यूचर आपको आपका करियर बनाना है, किसी भी फील्ड में बनाना हो। कोई बीटेक कर, कोई आईआईटी करना चाहता है, कोई नीट करना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है, कोई अलग अलग तरह के फील्ड में जाके अपने करियर को सही करना चाहता है। सही बात। तो पक्की बात है कि हर एक बच्चे के पास उद्देश्य है। कई बार ये मैं नोटिस करता हूँ कि मैं जब भी क्लास के अंदर फ्री टाइम होता है या दूसरी बातें करने की इच्छा होती है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा बताओ मेरे को कि आपकी करियर प्लानिंग क्या है। तो मुझे 90% बच्चे तो ये बोलते हैं कि सर हमने अभी सोचा ही नहीं है। 90% बच्चों का जवाब क्या होता है, हमने अभी सोचा ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उन लोगों की। यार ये क्या कर दिया इन्होंने। अब वो टाइम गया, अब कंपटीशन इतने पीक लेवल पे आ चुका है कि आपको 9th 10th 11th 12th में ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि आप सब लोगों को compete कर पाओ, उनको कंपटीशन दे पाओ। समझ पा रहे हो मेरी बात सारे लोग। तो सबसे पहले तो अपना उद्देश्य सेट करें, अपना टारगेट सेट करें कि यार मेरा टारगेट ये है, मैं आफ्टर स्कूल ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस डायरेक्शन के अंदर मेरे करियर को देखता हूँ, मैं इस डायरेक्शन के अंदर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। जब टारगेट सेट होगा तो फिर उसकी तरफ जाने का मजा आएगा। मंजिल के बगैर रास्ते का पता नहीं लगेगा कि जाना किधर है। तो सारे बच्चों से मैं ये कहूँगा, जितने भी लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं मेरा वाला, मैं सबको ये कहूँगा कि आप सबको सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना है कि मुझे करना क्या है। अगर वही नहीं पता तो फिर कोई मतलब नहीं है। कहीं घूमने जाना है, निकल गए घूमने जाना है, पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो आपका टाइम खर्च होगा, आपका पैसा खर्च होगा, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या घूम के आए हो और क्या नहीं घूम के आए हो। इसलिए पहले आइटनरी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कि यार मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास इतना दिन है, मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं इस तरीके से वो पैसा काम में लूँगा, इस तरीके से वो टाइम काम में लूँगा और जितना सोचा है उतना घूम के आऊँगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है बच्चों कि
पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मैं बात करूंगा उस पर कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखेंगे, उस पर भी बात करूंगा मैं। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ क्यों रहे हो ये तो पता हो कि वास्तविकता के अंदर मेरा ये टारगेट है, मेरा ये पर्पज है, मुझे वो पूरा करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर उसके लिए आप सोचते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको एक मंजिल दिख रही होगी कि मेरे को उस मंजिल पे पहुंचना है, वो मंजिल मेरे को छूनी है, तब तो आपको मजा आ जाएगा। बिना मंजिल के अगर भाग रहे हो, बिना मंजिल के अगर रास्ते में चल रहे हो, पता ही नहीं है रुकना कहाँ है, ठहरना कहाँ है, जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो तो गधा पचाई हो गई, वो तो ऐसी मेहनत हो गई जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीन नहीं है। तो ऐसी मेहनत हम किसी को भी नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को अपना एक टारगेट सेट करना है, और टारगेट भी उस तरीके से कि आप वो कर सकते हो। विश्वास रखिए अपने आप के अंदर कि जो एक बार आपने सोच लिया वो डेफिनेटली कर पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का जो आप कर नहीं सकते। मगर एज ए साइंस टीचर मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि टारगेट को सोच समझ के चेक करें बच्चों, सोच समझ के सेट करें। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। अपन ये नहीं कर सकते किसी एक टारगेट के पीछे 5 साल लगा देंगे और करे जा रहे उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, डेफिनेटली नॉट। इसलिए अगर आपको लगता है कि यार आप टेक्निकल फील्ड में जाने वाले बंदे हो, आप ये एफर्ट डाल सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो आप उस फील्ड को चयन करें। आपको लगता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, उसके लिए परफेक्ट हो, आपकी मेमोरीज अच्छी है, याद कर पा रहे हो, तो उसको सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है? पर्पज, उद्देश्य, टारगेट। जिस दिन आपने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके हिसाब से आपने आपकी पढ़ाई को स्टार्ट कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हो। एक दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो कोई बच्चा, आजकल जो कि बहुत कुछ चलता है कि 12th के बाद कई सारे बच्चों को इस तरीके से डेडिकेट किया जाता है कि चलो आप नीट की तैयारी करो, चलो आप आईआईटी की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए तैयारी। मगर अगर ये टारगेट आपने पहले ही डिसाइड कर लिया तो आप 9th 10th 11th 12th 4 साल में जो भी कंटेंट पढ़ोगे आप उस नज़रिए से देखते हुए पढ़ोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। किसी ने डिसाइड कर लिया मुझे एनडीए में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, तो वो अपना सिलेबस चेक करेगा स्कूलिंग टाइम में कि मेरे फ्यूचर का करियर क्या है सिलेबस, क्या मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ वो यूजफुल है या नहीं है, मुझे कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो वो आपको एक हेल्प करेगा आपको टारगेट को ईजिली अचीव करने के अंदर कि भैया मैं सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ। अगर किसी को मान लो कि सिविल सीजीएल की तैयारी करनी है तो बोले मैं अच्छे से बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, बीएड करूंगा, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, उस दिशा के लिए मेरे को क्या कंटेंट मेरे लिए अभी यूजफुल है मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज़्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है ये डिसाइड किस बात पर होगा कि आपको बाद में करना क्या है। ऐसे गधा पचाई नहीं करनी है। तो जिन बच्चों ने अपना ये टारगेट सेट कर लिया ना कि यस सर हमने हमारा टारगेट सेट कर लिया है, पर्पज ऑफ स्टडी सेट कर लिया है, हमारा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेकंड थिंग, उसके बाद जो दूसरी बात है जिस पर आप सबको ध्यान रखना है वो बात है कि भाई आप लोगों की एक्टिविटीज क्या क्या है, आप लोगों की एक्टिविटीज क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। सुनने में हो सकता है छोटी लगे मगर इतनी छोटी नहीं है कि आप एक्टिविटीज आपके पढ़ने के स्टाइल को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है ध्यान से सुनिए। अगर आप बिना किसी हिसाब किताब के लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी करे जा रहे हो जो आपके लिए एडवांटेजेस हो चाहे नहीं हो फिर भी किए जा रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। 24 आवर्स होते हैं सबके लिए, तो आपको उन 24 आवर्स को मैनेज करना है। तो आपकी एक्टिविटीज़ आपको उस तरीके से सेट करनी है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को स्टडी किस लेवल की करनी है, तो उसके लिए मेरी एक्टिविटीज़ को मैं खुद डिसाइड करूँगा। और ये एक्टिविटीज़ को अपन डिसाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पर बच्चों? क्योंकि आजकल के बच्चों के शौक तो होते हैं, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को क्या करना पसंद होता है। एक और चीज़ है जो सबको पसंद होती है, उस पर मैं अलग से बात करूँगा, इसलिए उसका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। मगर अगर एक्टिविटीज़ को सही तरीके से सेट करना है, लाइफ में डालना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी बच्चों टाइम मैनेजमेंट। क्या रहेगा? टाइम मैनेजमेंट। मैं आऊँगा, मेरा जो थंबनेल है मैं उस पर आऊँगा और ये सारी चीज़ें उसको इम्पेक्ट करती है, इसलिए मैं तुमसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको आपका टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर टाइम मैनेज कर रहे हो तो सारा काम सही से कर पा रहे हो। और टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी चीज़ है बच्चों, आप सोचना कभी। कई कई बार अपन क्या करते हैं कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, 8 घंटे की स्कूल होती है, मेरा तो बस में जाता हूँ, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का ये लगता है, मैं कोचिंग जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, इसमें लगता है, तो मैं पढ़ूँ कब? ऐसा कुछ नहीं होता है। 24 घंटे को कैटेगराइज करके देखो। 6 घंटे का स्कूल होता है, 6 घंटे की स्लीपिंग। इस पर थोड़ा सा अलग से बोलूँगा। इसके अलावा आपके पास इतना टाइम होता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से टाइम दे सकते हो, जिसके अंदर स्पोर्ट्स,
एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप थोड़े से आउटडोर गेम खेलें, अपने माइंड को फ्रेश रखें और फिर पढ़ें। आपके माइंड के अंदर ऐसा कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और दिमाग के अंदर कोई बर्डन चल रहा है। नहीं, पहले उस बर्डन को ख़त्म करें भाई। और वो बर्डन ख़त्म हो सकता है टाइम मैनेजमेंट से। इंसान की बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारा शौक होता है, बहुत सारा काम करने का मन करता है। तो आप हर उस चीज़ को वक्त दे सकते हो, और उस चीज़ को वक्त देने के बाद अगर स्टडी करोगे तो आपको डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ोगे और वो चीज़ें आपको काम आएगी कि हाँ, अब मुझे इसको पढ़ना है, जो मेरे को करना था वो मैंने कर लिया है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सभी बच्चे अपना, सभी लोग, जो भी लोग, इवन दो चाहे कंपटीशन के लोग भी मेरी बात सुन रहे हो तो ठीक है, स्कूल के लोग भी मेरी बात सुन रहे हो तो ठीक है, जो भी लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले एक अपना शेड्यूल सेट करें, एक टाइम टेबल बनाए कि मुझे किस तरीके से मेरे टाइम को मैनेज करना है। क्या मैं गलत जगह तो मेरा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ? आपको आपका टाइम वही इन्वेस्ट करना है जो आपने एक टारगेट, एक पर्पस सेट कर रखा है। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही फीडबैक आएगा, उतना ही रिटर्न आएगा। रिटर्न तभी आता है जब इन्वेस्ट करते हैं। तो अपने टाइम को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि आपको आपकी एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद करता हूँ, और उन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि एक शेड्यूल के थ्रू हो सकता है, एक समय सारणी के थ्रू हो सकता है। मस्त बैठिए, पेन कॉपी लीजिए, एक पेज लीजिए, उस पर अपने आप को देखिए एक बार कि यार मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ और कितने टाइम के लिए क्या क्या करता हूँ। अगर उसको आपने मैनेज कर लिया तो आपको पढ़ने के लिए इतना टाइम मिल जाएगा कि आप कहोगे यार मैं और क्या पढ़ूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आप बाकी सारे काम भी कर पाओगे। अगर किसी को शेड्यूल सेट नहीं होता, किसी को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, मुझे बताना कमेंट करके। अगर मुझे लगा कि तुम लोगों की वास्तविकता के अंदर ये डिमांड है कि मैं तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाऊं, तो मैं अलग से एक और सेशन आपको दूंगा जिस पर मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से अपन टाइम को मैनेज करके अपनी स्टडी को एक अलग सेपरेट पोर्शन में रख सकते हैं, एज वेल एज अपनी अदर एक्टिविटीज़ को एक अलग पोर्शन में रख सकते हैं, जिससे कि अपना माइंड जो कुछ भी चाहता है वो सब हमको मिल जाए। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग के अंदर रखना कि पढ़ने से पहले दिमाग के जो एक्स्ट्रा सारे के सारे स्ट्रेस है, टेंशन है, वो दूर करने हैं। मन की जो भी इच्छाएं हैं वो दूर करनी है। कहते हैं ना कि एक बार में जो काम करना है उसी काम को इतने लगाव से कर लो कि वो काम खुद गए कि वाह भैया हो गया। जैसे सुनना ध्यान से, कई लोगों को घूमने का शौक होता है, कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कई लोगों को टीवी देखने का शौक होता है, कई लोगों को सोशल साइट्स चलाने का शौक होता है, कई लोग थोड़े से वोकल होते हैं तो घर वालों के साथ बैठ के बात करने का शौक होता है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि 24 घंटे इतना ज़्यादा टाइम होता है कि ये हर चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, हर चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो। इसलिए पहले मन में आता है कि कई बार पढ़ने से पहले दिमाग में आती है कि यार मेरे तो वो काम हुआ ही नहीं, आज मुझे घरवालों से बात करनी थी। आप जाइए, आधे घंटे के लिए मन से अपने घरवालों से बात करिए, आपके दिमाग में जो भी फितूर है वो सारा दूर हटाइए और उसके बाद पढ़ने बैठिए। मैं देखता हूँ कैसे याद नहीं होता है। 100% याद होगा। आपको लगता है कि आज मेरे को मूवी देखने की इच्छा है, मूवी देख लीजिए। आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है, पहले वो काम कर लीजिए। मगर एक साथ दिमाग के अंदर दो दो चीज़ें पैरेलल रन नहीं करनी है। दो दो नावों में सवार होगे, किधर नहीं जा पाओगे। तो जो पहला पॉइंट बताया था ना कि एक टारगेट सेट करोगे, उसके पीछे भागोगे, तो उसके लिए पीछे भागने का पर्पज अगर सेट कर ही लिया है तो फिर पूरे मन से करना है। फोन चलाओ तो मन से चलाओ, टीवी देखनी तो मन से देखनी है, घरवालों से बात करनी है मन से करनी है, तो फिर जो पढ़ाई कर रहे हो वो मन से क्यों नहीं कर रहे हो? उसको भी मन से करना चाहिए। 15 मिनट के लिए भी स्टडी क्यों नहीं करते हो? दिमाग के अंदर एक दूसरा थॉट भी नहीं आना चाहिए कि फोन में क्या है, मेरा दोस्त क्या है, मेरे घर वाले क्या है, मैं कहाँ हूँ। टिल दैट टाइम आपको केवल और केवल आपकी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ। क्या मैंने स्टडी को आधा घंटा दिया है तो ये मेरे लिए एक जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस मेरे को एक रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जब भी पढ़ने के बाद उठते हो तो खुद से एक बात करना कि क्या इस 2 घंटे में वास्तविकता के अंदर मैंने कुछ सीखा है। अगर आपका मन खुद को गवाही दे देगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, तो आपने सही जगह से पढ़ाई करी है, सही तरीके से पढ़ाई करी है। आइदर अगर हर काम को तरीके से करते हुए फ़ोन को रख लिया पास के अंदर, घर वालों के बीच में जाके बैठ गए, होमवर्क भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, खाना भी खा रहे हो, ये सारे काम एक साथ नहीं होगा। आपके माइंड को केवल एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड करवाना है, एक ही डायरेक्शन के अंदर पढ़ने के लिए तैयार करना है। तब आपका माइंड और आपका मन खुद आपको सेटिस्फाई करेगा 1-1.5 घंटे बाद कि आज मैंने कुछ अच्छा पढ़ा है साहब, आज मुझे ये चीज़ याद हुई है साहब। इसलिए अभी भी मैं आऊँगा मेरे वाले थंबनेल की तरफ कि थंबनेल क्या था, क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? तो आप ये मत सोचना कि सर थंबनेल तो डाल दिया, क्या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और आप बता रहे हो ये क्या बात है। ये सारी बातें इम्पैक्ट करती है। अगर आप सब कुछ एक साथ लेके चलना चाहोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो कि मैं इसकी भी तैयारी कर लूँ, 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 कहीं के नहीं रहोगे। एक डायरेक्शन, एक काम, डेफिनेटली मंजिल की तरफ जल्दी पहुंचोगे और आसानी से पहुंचोगे, गधा पचाई करे बगैर पहुंचोगे। तो इसके लिए मैंने जो टाइम मैनेजमेंट बोला वो इसीलिए बोला है कि आप आपकी मन पसंदीदा सारी एक्टिविटीज़ को टाइम दो पहले। तो जितना आप इंजॉय अदर एक्टिविटीज़ को करते हो
उतना ही इंजॉय आपको आपकी स्टडी को करना है और सीरियस लेके करना है, प्योर डेडिकेशन के साथ करना है, अगर आप आपके टारगेट के लिए सीरियस हो तो। और अगर लग रहा है कि मैं तो देख के बस वो जो नेपोटिज्म होता है कि मेरे घर वाले ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा, नहीं भैया, आप आपका एक टारगेट सेट करो और उस पर सीरियस काम करना है। समझ में आई मेरी बात? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की कि हाउ टू स्टडी इन दैट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं दोबारा इस पर बात करूंगा, दोबारा बताऊंगा। थर्ड एक्टिविटी जो आजकल के सब बच्चों को इम्पेक्ट करती है वो क्या है? वो है सर सोशल साइट्स। कौन सी साइट्स? सोशल साइट्स। वैसे तो ऐसा होता है कि 80% लोग तो घर वालों को बताते ही नहीं कि वो सोशल साइट्स यूज़ करते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। इसमें कुछ गलत नहीं है। आज के ज़माने में देखूंगा तो सारे बच्चों के सोशल अकाउंट होते हैं और ओके, नॉट वरी, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत पता कब नहीं है? जब आप ये काम आपके घर वालों के सामने कर रहे हो तब दिक्कत नहीं है। आप आपके घर वालों को बता रहे हो कि देखो मैं सोशल साइट यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आप आपके घर वालों से छुपा कर ये काम करने लग जाओगे तो आपके दिमाग में एक बर्डन हमेशा के लिए रह जाएगा कि अरे यार, मैं ये जो छुपा के काम कर रहा हूँ, कहीं इसको ना पता लग जाए, कहीं इसको ना पता लग जाए, कहीं इसको ना पता लग जाए। अरे कोई सोशल साइट ही तो चला रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन बना रखा है और उसके अंदर प्लानिंग चल रही है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। अगर आपके टारगेट के प्रति सीरियस हो, आपको ये काम करना है करना है करना है, तो बट डेफिनेटली कर लो ना। उसमें सोशल साइट कहाँ रोक रही है आपको? मगर इंटेंट अच्छे होने चाहिए। क्या अच्छे होने चाहिए? इंटेंट अच्छे होने चाहिए। सोशल साइट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है ज़्यादा, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती है कम। इसलिए समझ जाना, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो आपके फ़ायदे की नहीं है। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो आपके फ़ायदे की नहीं है। राइट ना वो आपको खुशी दे रही होगी, मगर बाद में वो खुशी नहीं देगी। वो बाद में आपका वक्त इतना ख़राब कर देगी कि आपको ना तो इधर का छोड़ेगी ना इधर का छोड़ेगी। इसलिए सोशल साइट्स यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़माने के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए यूज़ करो। और इस तरीके से यूज़ करो कि किसी से छुपाना ना पड़े कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं छुपा क्यों रहा हूँ। छुपाने जैसा क्या है इसके अंदर? सोशल साइट यूज़ करिए आपने, आपको मान लो कि टेक्निकल चीज़ें पसंद है, स्पेस पसंद है, तो आप उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को सोशल साइट पे देख रहे हो तो क्या दिक्कत है? कई बार आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, पढ़ के थक जाते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर ली, क्या दिक्कत है? मगर एक लिमिट होनी चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए, और इस तरीके का होना चाहिए कि अपन किसी को से छुपाना ना पड़े। और ये कब हो पाएगा सर? जब आपकी संगत अच्छी होगी। जब आपकी संगत क्या होगी? अच्छी होगी। क्योंकि अच्छे संगत के साथ रहोगे तो जो अच्छे लोग होंगे वो आपसे हमेशा अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात को कभी छुपाया नहीं जाता है, गलत बात को छुपाया जाता है। अगर गलत संगत में हो, गलत लोगों से बात कर रहे हो, गलत तरीके की बात कर रहे हो, गलत कंटेंट के साथ जा रहे हो, तो आपको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, कोई और देख लेगा तो ये गलत पड़ेगा और मेरे को डांट पड़ेगी। अगर अच्छे लोगों के साथ और अच्छी बात कर रहे हो तो आप जानबूझ के दिखाओगे कि ये मेरे दोस्त, मैंने ऐसी बात करी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सोशल साइट्स को यूज़ करते हो तो एक दायरे के अंदर रहते हुए यूज़ करना है, एक लिमिट में रहते हुए यूज़ करना है, ताकि तुम्हें किसी से छुपाना ना पड़े। अच्छी चीज़ों को कभी छुपाया नहीं जाता है, जो गलत चीज़ होती है उसको छुपाया जाता है, क्योंकि वो तुमको खुद को पता रहता है कि वो गलत है। तो सोशल साइट्स को भी एक लिमिट के अंदर यूज़ करना है, चाहे जितनी भी साइट्स क्यों ना हो। मुझे पता है माइंड रिलैक्स के लिए टाइम देना पड़ता है, और हर कोई टाइम देता है, सबका अलग अलग एंटरटेन करने का तरीका होता है, माइंड को रिलैक्स करने का तरीका होता है। तो हम आपको भैया ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म ही कर दो, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो कर दो, फोन को हाथ ही मत लगाओ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। तो प्लीज़ यूज़ कीजिए, मगर लिमिटेड टाइम में यूज़ कीजिए, और अच्छी संगत के साथ यूज़ कीजिए, ताकि कभी किसी से कुछ छुपाना ना पड़े। तो माइंड के अंदर ये एक तरीके का तनाव नहीं रहे कि मेरा फ़ोन कहाँ है, अरे कोई देख नहीं ले, अरे किसी को पता नहीं लग जाए, अरे ये क्या हो गया, अरे वो ये क्यों हो, पता है क्योंकि गलत कर रहे हो तो हो रहा है, तुमको खुद को पता है कि तुम गलत कर रहे हो। अगर अच्छा कर रहे हो तो छुपाने की क्या जरूरत है? बताओ ना कि ये पड़ा फ़ोन चला रहा हूँ, कोई कुछ कहे तो कर लो। और ये तभी हो पाएगा जब संगत अच्छी रहेगी। इसलिए प्लीज़ आप अपनी कंपनी को कंसिडर करें कि आपकी कंपनी में आपके सराउंडिंग कैसे लोग हैं, जो आपके पर्पज़ को आपकी हेल्प कर रहे हैं या उसके अंदर आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल साइट्स। मैंने ये नहीं कहा है कि आपको नहीं चलानी है, आप चलाइए डेफिनेटली, बट लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए चलाइए, एज वेल एज इस तरीके से चलाइए कि वहाँ से आपको कुछ एडवांटेज मिले। आपका किसी फील्ड में नॉलेज है, आप पढ़ना चाह रहे हो, मगर आपको और भी कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपने कोई न्यूज़ चैनल फॉलो कर रखा है, कोई करंट अफेयर फॉलो कर रखा है, कोई टेक्निकल चीज़ फॉलो कर रखी है, कोई स्पेस का फॉलो कर रखा है, आप उसका कंटेंट लीजिए ना, आपको कितनी सारी जानकारी मिलेगी। नई नई कार का फॉलो कर रखा है, नए नए फ़ोन्स का फॉलो कर रखा है, नई नई, मतलब इतनी सारी चीज़ें दुनिया के अंदर जानने के लिए कि आप वक्त कम पड़ जाएगा, मगर वो चीज़ें आपके पास आती रहेगी और इतना अपडेट आता रहेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें फॉलो कीजिए और उनको देखिए, आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कहाँ पहुँच गए, हम तो कहाँ पर है। वो आपको एक तरह से इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। अगर गलत संगत में पड़ गए, फिर सोशल साइट को हाथ में ले लिया, तो मेरी गारंटी है कुछ गलत जगह से कभी आ भी नहीं पाओगे।
थोड़ी देर बोला था ना मैंने कि जो नेगेटिव चीज़ होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो गलत चीज़ होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ आपको अभी कंफर्ट दे रही है ना, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, यू हैव टू स्टॉप इट। आपको रोकना पड़ेगा इस चीज़ को, इसलिए प्लीज़ सोशल साइट्स पे कंट्रोल करें। अब आगे चलते हैं कि पढ़ना कैसे है, स्टडी पे बात करते हैं, जिस पर कई लोगों के सवाल रहते हैं कि यार पढ़ना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जब हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, आपका टारगेट सेट है, आपके मन में जो काम पहले था वो आपने कर लिया, अब आपने फ़ोन वगैरह भी यूज़ कर लिया, अब आपका एकमात्र काम बचा है स्टडी करने का। टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक बात मैंने बोली नहीं, वापस बोल देता हूँ कि स्टडी करने के लिए आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड को रिफ्रेश रखना एनी टाइम। एक बॉडी थकती है वैसे माइंड भी थकता है, जैसे बॉडी थकती है ना वैसे माइंड भी थकता है, इसलिए माइंड को भी रेस्ट देना है। और उसके लिए हर एक बच्चे को उसकी डाइट का ख्याल रखना है, एज वेल एज स्लीपिंग टाइम का ख्याल रखना है। मिनिमम 6 आवर्स की आपको नींद लेनी है और अच्छा हेल्दी फूड खाना है, ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा रहे, आपका शरीर तरोताज़ा रहे, फिर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, फिर आपको कोई चीज़ पढ़ने के लिए नहीं रोक सकती। अगर आप कम सो रहे हो तो आपका फिजिकली भी आप अपने आप को वीक फील करोगे, मेंटली भी अपने आप को वीक फील करोगे, तो जो प्रॉपर एफर्ट देना चाहिए वो एफर्ट दे नहीं पाओगे, तो वो आपको उतना आउटपुट मिलेगा नहीं। इसलिए आपको स्लीपिंग टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हेल्दी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये दोनों काम अच्छे से करोगे तो आपकी बॉडी एज वेल एज आपका दिमाग दोनों तैयार है, आप जो कमांड दे रहे हो उस कमांड को लेने के लिए कि ले भाई क्या सीखना है, ले मैं सिखा देता हूँ तेरे को तुरंत चुटकियों के अंदर, ऐसे वैसे वैसे। मगर दिमाग में पहले से इतना टेंशन, इतना बर्डन, इतना कचरा डाल रखा है कि वो पहले से उसकी मेमोरी फुल हो रखी है, और उसके अंदर आप और नया डाटा इंस्टॉल करना जा रहे हो तो वो रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा, डिनाई कर देगा कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा है, सोचने के लिए क्या लेके आ रहा है। तो उसके लिए पहले उसको इरेज करो भैया, केवल इसको तैयार करो। इसका मतलब दिमाग को हर दिन आपको रिफ्रेश करना है। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, इसलिए प्रॉपर स्लीपिंग ज़रूरी है। आप कई बार नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हो और लोगों को लगता ही नहीं है कि यार क्या हो गया, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा। तो स्लीपिंग टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एज वेल एज हेल्दी डाइट रखनी है, उसके साथ भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जब ये सारी चीज़ें कर चुके होगे ना, फिर स्टडी करने बैठो कि क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आज मैं पढ़ कौन सा सब्जेक्ट रहा हूँ, क्या टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो भी हो विथ एग्जाम्पल्स पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं, तुम्हारे को पता होगा, हमारे चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स का एक कई जगह डर रहता है, माहौल रहता है कि यार फिजिक्स कैसे पढ़े, सबसे टफ फिजिक्स लगती है, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे इन स्कूल टाइम पर ही क्यों ना हो, सबको लगता है कि ये फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, इतना हवा बना रखा। मेरे को लगता है क्या ये, ऐसा क्यों कर रखा है, जबकि फिजिक्स तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ा जा सकता है। अरे सर, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं आपको, और डेली लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, कितना बोलना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर खुद से पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ो ना भैया, एक रफ कॉपी लो ना, खुद बात करते हुए पढ़ो, उस टॉपिक के बारे में सोचो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका रिलेशन किससे है क्या नहीं है। टेक्निकल तरीके से थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, विजुअलाइजेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो फिजिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट आप इजीली हैंडल कर पाओगे। आपको विजुअलाइज तो करना है, एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ऐसा वैसा हो गया। अगर विजुअलाइज ही नहीं कर रहे हो और बैठे बैठे समझ रहे हो चार्ज 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 चार्ज, तो क्या रटना है क्या, उसका करेंगे क्या, क्या काम है उसका फिर ऐसा रटा हुआ चीज़ का। कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो याद करना नहीं है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए याद करना, तो उसको विजुअलाइज करो, प्रैक्टिकली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली वो याद होगी। पैटर्न के थ्रू याद करो, पैटर्न इन द सेंस आपको ये देखना कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसका पर्पज़ क्या है। क्लास टेस्ट है, एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होता है उसके थ्रू आगे बढ़ो। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना कि मेरे को फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पूरा का पूरा दिमाग के अंदर रट लेना, याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक पैटर्न के थ्रू पढ़ना है, एक मेहनत करनी है तो आज के ज़माने में टेक्निक के साथ करनी है, ऐसे तो गधे भी मेहनत करते हैं, फिर हम तो इंसान है, फ़र्क क्या रहेगा हम मेरे गधों में। तो अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो एक टेक्निक के थ्रू करनी है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली आपको सोचते समझते जो सर ने बात बताई है सेम डे वापस सोचते समझते आप उसको रफ कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कई बार इंसान अकेले में रहता है तो वो चीटिंग करने की कोशिश करता है, कॉपी को सामने खोल लिया पढ़ रहा है, पेज चेंज कर रहा है, खोल लिया पढ़ रहा है, पेज चेंज कर रहा है। ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। आपने एक बार अपने आप को समझा लिया कि हाँ मैंने पढ़ लिया, तो फिर आप रफ कॉपी लो और खुद के साथ अकेले बैठो और उसको लिखने की कोशिश करो, लिख दो उसको कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, फिर उसको आप ऐसे राउंड करो और फिर कॉपी को खोलो वापस कि अरे यार ये मिस्टेक हो गई थी, अच्छा ये मिस्टेक हो गई थी, अब नहीं होगी। और उसका रीज़न भी ढूंढो कि ये मिस्टेक क्यों हुई थी, मैंने क्या सोच लिया था, क्या सोचना था,
ताकि दोबारा वो मिस्टेक नहीं होती है। इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। और आज के टाइम पर बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं। कोई क्लास टेस्ट होता है, नंबर कम आते हैं तो कॉपी को फाड़ के फेंक देते हैं, कोई घर वाले देख लेंगे तो मारेंगे, कोई दोस्त देख लेगा तो बेइज्जती करेगा। ये नहीं होता है। एक बार फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसी कोई सक्सेस नहीं है जिसमें कभी फेलियर नहीं आया हो। तो अगर क्लास टेस्ट बेकार चला गया तो उस कॉपी को फाड़ने के बजाय उसके अंदर जो 5 क्वेश्चंस थे उनको घर पे जाके पढ़ तो लो, कि इन फ्यूचर अगर वो 5 क्वेश्चंस वापस आ गए तो मैं इनमें तो वापस कोई गलती नहीं करूंगा। आपने कॉपी को फाड़ा, 5 क्वेश्चंस गए खड्डे में, अब दोबारा वही 5 क्वेश्चंस आ गए तो आपकी तो वही हालत है। क्या आप में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। कारण क्या है? पढ़ा होगा आपने बहुत सारा मगर एनालिसिस नहीं किया। तो आप जो पढ़ रहे हो उस पर एनालिसिस तो करो एक बार, कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसा पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिया, खुद ने कह दिया कि मैंने आज पढ़ लिया, आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल टेस्ट है मेरा, तैयार हो गया मामला, तो उसके बाद वापस एनालिसिस करो, रफ कॉपी लेके बैठो, देखे कि यार कितना पढ़ लिया मैंने। उस पैटर्न के क्वेश्चन ढूंढ के लिख लो खुद से ही, कि ये लो ये क्वेश्चन से मुझे इनके आंसर्स करने देगा, कर पाते हो क्या। खुद से नहीं लिखना चाहते हो तो आपके रिलेटेड टीचर से पूछ लो। खुद से नहीं लिखना चाहते हो तो आज तो चैट जीपीटी आ गया, उससे पूछ लो कि भाई इस चैप्टर का मुझे टेस्ट देना है, मेरे लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करके देगा कि आप कहोगे मजा आ गया यार। तरीका आना चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए पढ़ने की। ऐसे नहीं कि आए बैठे शुरू हो गए। स्टडी का टाइम क्या है, कैसा पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, अच्छी टेक्निक के साथ पढ़ रहे हो, पढ़ लो, देखे कैसे याद नहीं होता। और ये अपनी गारंटी आपको याद होगा, बस तरीके से पढ़ लो आप। तो सबसे पहले दिमाग पर उस चीज़ को हेवी होने ही नहीं देना है कि मैं ऐसी चीज़ पढ़ रहा हूं जो मेरे को समझ में आ ही नहीं सकती। अगर तुम खुद सोचो ना कि सारी की सारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज आप एक एग्जाम्पल लो कि कोई 12th क्लास का बच्चा है और उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और 5 सब्जेक्ट का एक सिलेबस फिक्स कर रखा है एनसीईआरटी ने। तो कोई बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि वो ऐसा सिलेबस डाल देंगे कि उस बच्चे की मेंटल हेल्थ इतनी वीक हो जाएगी कि वो उसको सहन नहीं कर सकता। हर चीज़ एज के अकॉर्डिंग डाली जाती है इन द सिलेबस की, इसका दिमाग ये चीज़ ले सकता है, वो समझ सकता है। ये सारी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जो 12th क्लास का बच्चा कभी सहन ही नहीं कर सकता और वो सुनेगा तो उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आप ये कभी किसी को मत कहना कि ये मेरे को नहीं आता, ये मेरे से नहीं होगा, या मेरे लिए नहीं बना, ये तो टफ है। क्यों टफ है भाई? जब सारे बच्चे सेम एज के हैं, सब कर पा रहे, तो आप भी कर पाओगे। बस बिलीफ रखिए, पढ़ने का तरीका सही रखिए, डेफिनेटली कर पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो आज के सेशन में मैंने तुम्हारे को ये जो 4 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, इन पर काम कीजिएगा। अगर आप काम करने के बाद अगर लगातार 10 दिन इस तरीके से पढ़ लेते हो, टाइम टेबल बना लिया, अच्छे से पढ़ लिया, बाकी सारे काम को साइड में हटा दिया, केवल स्टडी पे फोकस किया, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करी, उसके बाद एनालिसिस किया, उसके बाद खुद से टेस्ट दिया, फेलियर हुआ तो भी उससे घबराए नहीं, वापस उस फेलियर को एक्सेप्ट करके उसका एनालिसिस करके वापस उस पर तैयारी करी, आप नहीं रुक पाओगे, कतई नहीं रुक पाओगे। मगर एक चीज़ फिर बोल रहा हूँ लास्ट में सेशन को ख़त्म करते करते, कि एक टारगेट के तहत काम करना है। अगर टारगेट ही सेट नहीं कर रखा है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बिना मंजिल के कौन से सफ़र में डोल रहे हो, किधर जा रहे हो? पूरी दुनिया एक पहले मंजिल सेट करती कि मुझे ये करना है, तो रास्ता मस्त लगता है, और उस रास्ते की तरफ चाहे कठिनाई भी आए, परेशानी भी आए, तो अपन को पता है कि मुझे वहां पहुंचना है। आपको यही नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है, तो फिर किसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्या मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? पता ही नहीं है कुछ। तो सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट योर टारगेट एंड देन वर्क ऑन इट विथ प्योर डेडिकेशन एज वेल एज हार्ड वर्क। गेटिंग नॉट? ओके। तो मैं प्रकाश सर आज के इस सेशन को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आप इसको अच्छे से काम में लेंगे तो आपको डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। और सुधार मिलेगा तो आप हमारे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक वैल्यूएबल फीडबैक की तरह काम करेगा। और भी कोई दिक्कत रहती है, मेरे थ्रू कोई बात जानने की इच्छा रहती है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके हिसाब से हम आपके लिए एक नया सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। बट डेफिनेटली आप पहले इन बातों पर काम कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। ओके एवरीवन, गुड लक।